मिसेस मधु पानसे, वेलकम टू द माइंड रील शो। मैम, कौन सी वो स्टेज होती है जब से एक बच्चे को बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है? बाय बर्थ ही हम कहेंगे कि बच्चे को एक बिलोंगिंगनेस की ज़रूरत होती है। बिलोंगिंगनेस एक ह्यूमन बीइंग का नेचुरल नीड है। फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 एक बच्चे के अंदर इतनी सारी चीज़ें डेवलप की जा सकती है अगर उसके अंदर उसको प्रॉपर अटेंशन मिले तो। आपके लिए होलिस्टिक वेलबींग का क्या डेफिनेशन है? एजुकेशन में होलिस्टिक वेलबींग टर्म है बच्चे का एकेडमिक, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, एजुकेशनल, ऑल राउंड डेवलपमेंट। आप कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताइए डे टू डे लाइफ में जो हर एक पेरेंट को फॉलो करना चाहिए फॉर अ गुड पेरेंटिंग। अपने एम्बिशंस अपने बच्चों के ऊपर बिल्कुल ना ला दें, उनको इंडिपेंडेंट थिंकिंग का चांस दें। कीप देम अवे फ्रॉम द इडियट बॉक्स मोबाइल स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए। What should be the ideal screen time for a child? And कोई ऐसा एज है किसी को भी फ़ोन नहीं देना चाहिए किसी बच्चे को? 0 should be the screen time for the children. But as the need of the day, कहीं कहीं ज़रूरत है लर्निंग में, बट यंगर चिल्ड्रन अप टू 5-6 years तो आई डोंट सपोर्ट दैट दे शुड बी गिवन फोन। और एक टीचर को क्या रोल प्ले करना चाहिए? टीचिंग इज नॉट जस्ट अ जॉब, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फ्रेम अ सिटीजन, टू फ्रेम अ चाइल्ड। There are no bad children, only bad influences. If you really want your child to blossom, you should first transform yourself to be a loving and joyful personality. एक बच्चा वही सीखता है जो आप उसे दिखाते हैं, ना कि सिखाते हैं। आज ऐसी एक पर्सनालिटी एक अलग विजन के साथ मिसेस मधु पानसे, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लीलावती इंटरनेशनल स्कूल एंड अ चाइल्ड एंड टीचर काउंसलिंग एक्सपर्ट, आज इस पॉडकास्ट पे आए हैं टू शेयर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पेरेंटिंग। क्यों एक बच्चा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, क्यों उसके अंदर इतना लोनलीनेस और इतनी डिप्रेसिव थॉट्स हैं कि डिफरेंट डिसीजंस की तरफ वो प्रोसीड कर रहा है। ऐसे ही कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, एजुकेशन सिस्टम पे बात करेंगे। लेट्स वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट टू द माइंड रील शो, मिसेस मधु पानसे। वेलकम टू द माइंड रील शो मैम, इट इज़ लाइक अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ओवर हियर। हम पहले भी मिल चुके हैं आई गेस, और उस इवेंट में आपके स्कूल में, लीलावती स्कूल में बच्चों से मिलना बहुत एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। वहाँ के बच्चों का जो आपने एटीट्यूड और माइंडसेट सेट करा हुआ है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट मैम। बट फॉर द व्यूअर्स आई वुड वांट यू टू शेयर योर जर्नी इन द एजुकेशन सेंटर, और क्या चीज़ आपको इन्फ्लुएंस की है टू लाइक डू द काउंसलिंग फॉर चिल्ड्रन एंड टीचर्स एज वेल? या करिश्मा, डेफिनेटली दिस हैज़ बीन माई की इंटरेस्ट टू वर्क विद चिल्ड्रन। जब मैंने अपना पहला स्कूल शुरू किया था, वसंत इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, तो आई वॉज लाइक जस्ट एन एजुकेटर। एंड व्हेन आई केम अक्रॉस, जब मैंने बच्चों की बेसिक प्रॉब्लम्स को देखा, बच्चों की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को देखा, ऑब्जर्व किया, उसके बाद आई डेवलप्ड इंटरेस्ट कि मुझे इनके साथ काम करना चाहिए। एंड देन उसके बाद में जो मेरा एकेडमिक पार्ट था, जो मैंने सीखा था साइकोलॉजी पढ़कर, लाइक वाइल माई एजुकेशन इन BEd एंड a मास्टर्स इन एजुकेशन, तो आई वॉज लकी टू हैव वेरी गुड टीचर्स, वेरी गुड साइकोलॉजी टीचर्स। और यहाँ से एक इंसाइट डेवलप होता चला गया। और फिर काउंसलिंग फील्ड में कुछ रीजनल कॉलेजेस में जो हमारे प्रोफेसर्स थे, उन लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा। तो बस just that thing motivated me to work for the children to solve their personal problems. Okay, मैम, आपने जैसे कहा कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में, आपके चाइल्डहुड में ऐसे आपको टीचर्स मिले जिन्होंने शायद आपको बहुत अच्छे से मोल्ड किया है। कौन सी वो स्टेज होती है जब से एक बच्चे को बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, और एक टीचर को और पर्टिकुलरली एक पेरेंट को क्या रोल प्ले करना चाहिए? या डेफिनेटली, वैसे तो बाय बर्थ ही हम कहेंगे कि बच्चे को एक बिलोंगिंगनेस की ज़रूरत होती है। बिलोंगिंगनेस एक ह्यूमन बीइंग का नेचुरल नीड है। और फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 एक बच्चे के अंदर इतनी सारी चीज़ें डेवलप की जा सकती है अगर उसके अंदर उसको प्रॉपर अटेंशन मिले तो। अटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट, ऑन द पार्ट ऑफ टीचर ऑल्सो, एन नंबर ऑफ थिंग्स। आप कभी लिमिट नहीं, आप लिमिट सोच ही नहीं सकते कि किस लिमिट तक वो बच्चा सीख सकता है। और उसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट हो सकता है, उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सकता है। तो आई से दैट 3 to 6 to 8
मैक्सिमम डेवलपमेंट उस बच्चे के अंदर होता है। और उस समय अगर उसको एक सही रास्ता मिल गया, सही पाथ मिल गया, कोई पर्सन ऐसा मिल गया जो उसकी उसको बिलोंगिंगनेस प्रोवाइड कर दे, लव कंपैशन प्रोवाइड कर दे, तो द चाइल्ड्स पर्सनालिटी इज गोइंग टू चेंज अ लॉट। अमेजिंग। मैम, आपकी प्रोफाइल में होलिस्टिक वेलबींग एक टर्म बहुत उठ के आता है, एंड इनफैक्ट इन माइंडेल ऑल्सो इन आवर्स कंसेप्ट हम बॉडी, माइंड और सोल को साथ लेके चल रहे हैं, जिसमें होलिस्टिक वेलबींग पे हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, पर्टिकुलरली कॉन्शियस लिविंग। बट आप नींव पे काम कर रहे हैं, आप लिटरली एक बच्चे को होलिस्टिक वेलबींग देने के लिए पूरी तरीके से अपनी एनर्जी और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपके लिए होलिस्टिक वेलबींग का क्या डेफिनेशन है? एजुकेशन में होलिस्टिक वेलबींग टर्म है बच्चे का एकेडमिक, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, एजुकेशनल, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ये सारी टर्म्स जब हम कंबाइन करते हैं उसको हम होलिस्टिक वेलबींग, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड कहते हैं। तब एक आपको ऑल राउंड पर्सनालिटी आपको बच्चे की मिलती है। तो वी आर बेसिकली वर्किंग ऑन दैट इन लीलावती इंटरनेशनल स्कूल। हम लोगों का फोकस ना सिर्फ बच्चों को बुकिश नॉलेज देने से है, बल्कि उसके अंदर इमोशनल वेलबींग, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ें हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं अपने टेक्निक्स के थ्रू। मैम, आप ये सब जब बात कर रहे हैं तो आई एम गेटिंग बैक टू दोज मेमोरीज जब आई केम टू योर स्कूल, और लिटरली ऑन चिल्ड्रंस डे हमने जब उनको मेडिटेशन और मंत्रों का भी उच्चारण करवाया, दे ऑलरेडी न्यू दोज थिंग्स एंड यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब विद देम। उनका माइंडसेट भी इतना अमेजिंग था कि दे वर हेल्पिंग ईच अदर इवन इन द कॉम्पिटिशन्स एंड चैलेंजेस वी वर गिविंग देम। सो इन डे टू डे लाइफ कैसे आप वो स्टेप्स अपनाते हैं एक बच्चे के लिए कि वो होलिस्टिक वेलबींग की तरफ प्रमोट हो? तो सबसे पहले हम लोग तो असेंबली में, शुरुआत असेंबली से होती है, तो उसमें हम लोग बच्चों को 5-6 टाइप्स के श्लोकास रिसाइट करवाते हैं। ओके। और ना केवल श्लोकास रिसाइट करवाते हैं, बट उनकी मीनिंग से भी बच्चों को वाकिफ कराते हैं कि उनकी मीनिंग क्या है। बेसिकली इफ दे आर सेइंग असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय, तो उन्हें पता चलना चाहिए कि ये क्या प्रेयर कर रहे हैं गॉड से। तो हम इसका मीनिंग भी उनको साथ में बताते हैं। और स्कूल में स्पेसिफिकली एक बहुत स्पेशल मंत्रा होता है विच इज बोथ फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, दैट इज ओम सहना ववतु सहना भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विना वधितमस्तु मा विद्विषावहे। आचार्य मीन्स टीचर्स और स्टूडेंट्स, हम दोनों साथ में बढ़ें, साथ में पढ़ें और साथ में हमारा सबका कल्याण हो। ये प्रार्थना स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों ही हमारे यहाँ असेंबली में करते हैं। अमेजिंग। तो दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द डे। ओके। एंड मैम, जैसे आपने कहा कि योगा एंड मेडिटेशन भी आप डेली करवाते हैं, रिसेंटली IIT खड़गपुर में भी योगा और मेडिटेशन का एक सेंटर क्रिएट किया गया है स्टूडेंट्स के लिए। सो स्लोली एंड स्टेडीली पीपल आर गेटिंग अवेयर कि मेंटल वेलबींग एंड स्पिरिचुअल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए। देर आर phases in a child's like journey जहाँ पे उनको टाइम टू टाइम बहुत चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। पर्सनली भी दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है लाइफ में। समटाइम्स द पेरेंट्स आर नॉट अवेयर एज मच एज दे शुड बी। सो आप इन चीज़ों को कैसे कॉन्शियसली डिटेक्ट करती हैं और उन चीज़ों को सॉल्व करती हैं? देखिए, हम तो डायरेक्टली बच्चों के कांटेक्ट में रहते हैं। व्हेनेवर वी मूव टू अ क्लास, और बच्चे के चेहरे को देख के हमें समझ में आ जाता है कि ही इज इन ट्रबल, he is in doubt, he is in situation of some dilemma, and then when we talk to the child we get to know so many things जो बहुत सरप्राइजिंग होती है। आज जो कंडीशंस हैं, पेरेंट्स वर्किंग है, बोथ द पेरेंट्स वर्किंग, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो मदर्स को भी इतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता। वर्किंग नहीं भी है तब भी आई डोंट नो कि टाइम जाता कहाँ है पेरेंट्स का। तो पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते बच्चों को। तो टाइम नहीं दे पाते तो बच्चा अपनी बातें पेरेंट्स के सामने रख नहीं पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो फिर हु इज द सेकंड पर्सन? वी, द टीचर्स। देन when we identify the things, we talk to them, we counsel them, हम उनको counsel करते हैं, हम उनसे पूछते हैं। and counseling is only listening to somebody. if there is somebody to listen you, अगर आपको कोई सुनने वाला है तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं खत्म हो जाती है। और ये होता है, ये सिचुएशंस कई बार आती है कि बहुत छोटी सी भी बात होगी पर बच्चे के मन में तो अंदर बैठ जाती है। और वो डेफिनेटली इस चीज़ों से ट्रबल्स होती है उसको। और एक बार किसी ने बात कर ली, सुन ली, तो he gets out of that. Wonderful. मैम, एज वाइज हर बच्चे के अंदर डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। फॉर द व्यूअर्स एंड आपकी जो एक्सपीरियंसेस आज तक रहे हैं, अलग अलग स्टेजेस पे क्या क्या ऐसे चैलेंजेस आपने नोट किए हैं जो बच्चों के अंदर आ रहे हैं?
या डेफिनेटली सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है एडोलेसेंस एज का। बिफोर व्हेन वी वर यंग तो हम मानते थे एडोलेसेंस एज शुरू होती है 13 के बाद में 14 15 टू 19 चलती है, बट आज वो टाइम शिफ्ट हो गया है। आज वो टाइम आ गया है 8 9 10 years में। एडोलेसेंस एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। बहुत सारे द्वंद्व अंदर चलते हैं, फिजिकल चेंजेस बच्चों के अंदर आते हैं, इमोशनल चेंजेस बच्चों के अंदर आते हैं, मेंटल चेंजेस बच्चों के अंदर आते हैं। और अंदर फिजिकल चेंजेस तो आ रहे हैं, साथ में उनके बाहर के चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। करियर की चिंता है, डिसीजंस लेना है, आज सोसाइटी का प्रेशर है, कल क्या बनोगे बड़े होकर। तो ये सारे प्रेशर्स के साथ में डील करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है बच्चों के साथ में। तो एक तो स्टेज टीनेज तो होती ही है 13 ऑनवर्ड्स, बट वो शिफ्ट हो गया है 8 पर। तो वो जो चैलेंजेस है वो यहीं से शुरू हो जाते हैं। चाहे वो पेरेंट्स का प्रेशर हो, आज हर पेरेंट बच्चों को पकड़ के पूछता है कि आप क्या बनोगे। इवन कोई स्ट्रेंजर बच्चे से मिलता है, पहली बार अगर कोई मिल रहा है, अच्छा बड़े होकर क्या बनना है, पहला क्वेश्चन उनका होता है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे के अंदर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो हम डिफरेंट चैलेंजेस तो हैं। 3 to 8 years में उनके अंदर और भी सारे चैलेंजेस हैं। सोसाइटी में अपने आप को स्टैब्लिश करना है, अपने आप को शो करना है, बिकॉज पेरेंट्स भी चाहता है हमारा बच्चा, कहीं भी आप सोसाइटी में जाएंगे बच्चे को इंट्रोड्यूस करें, चलो पोएम बोल कर बताओ। तो ये कहीं ना कहीं उसको अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने का एक चैलेंज आ जाता है। उसके बाद में टीनेज में बहुत सारे चैलेंजेस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल चैलेंजेस उसके अंदर आते हैं। आफ्टर दैट तो यूथ का चैलेंजेस तो वी नो, वी ऑलरेडी नो, वी ऑल आर फैमिलियर विद दोस चैलेंजेस। मैम जैसे आपने जो चैलेंजेस बताए उसकी वजह से 2 तरीके के बच्चे निकलते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए। आप मुझे इस चीज़ में करेक्ट करना है इफ आई एम रॉन्ग। या तो कोई बच्चा बिल्कुल ही इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करने लगता है जब ज़्यादा प्रेशर आता है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है ना। और एक बच्चा इतना स्टूडियस होने की कोशिश करता है इतने प्रेशर्स के साथ कि ठीक है मुझे हर चीज़ में एक्सेल करना है, मुझे एकेडमिकली एक्सेल करना है, स्पोर्ट्स में एक्सेल करना है। तो उस चक्कर में भी उनके अंदर इतना स्ट्रेस डेवलप होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आई हैं कि कुछ एक्सट्रीम डिसीजंस लेने लगते हैं बच्चे, लाइक ट्राइंग टू सुसाइड। ऐसे बहुत से केसेस हम अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आप इस चीज़ पे क्या कहेंगे मैम? डेफिनेटली ये तो उनके माइंडसेट की बात होती है, और ये कहीं ना कहीं एक ब्रिंगिंग अप का प्रेशर है। अगर उस बच्चे की ब्रिंगिंग अप बहुत ही गो टू फ्लो मोड में हो गई है, पेरेंट्स ने बोला बेटा तुम यू डोंट हैव टू वरी, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू हैव, हमारे पास बहुत कुछ है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको मिल जाएगा। और दूसरा उसको प्रेशर है अपने आप को बेस्ट शो करने का, तो वो उसको कहीं ना कहीं जाकर के आगे जाकर एक, अभी हम लास्ट 2 days बैक ही आई वाज सीइंग अ न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर, IIT रुड़की की 2nd ईयर के स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट किया। IIT तक पहुंचने के बाद भी क्या उसकी दौड़ खत्म नहीं हुई थी, स्टिल शी कमिटेड द सुसाइड। और मे बी द रीजन मे बी लेस मार्क्स इन 2nd ईयर, बट इट वाज I don't think that it should be the reason। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक टॉलरेंस लेवल हमारे बच्चों के अंदर कम हो रहा है, जिसके कारण वो लोग ये स्टेप उठा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा पेरेंटिंग पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को थोड़ा सा एक प्रॉपर वे में पेरेंटिंग भी करना चाहिए, जिससे बच्चे इतना कठिन हार्ड कदम ना उठाए लाइफ में। वंडरफुल मैम, जब आपने पेरेंटिंग वर्ड यूज़ किया, इन माइंडेल ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड अ ब्रांच ऑफ पेरेंटिंग जहाँ पे लिटरली वी कॉल पीपल विद देयर चिल्ड्रन टू डू द काउंसलिंग। बट ऑब्वियसली उसका एक बहुत ही क्लिनिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पे प्रॉपर सोल्यूशन होता है। साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट भी बैठते हैं, पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स भी बैठते हैं। बट उस प्रोसेस में मैंने पर्सनली फील किया है कि बच्चे से ज़्यादा बड़ों को, उनके माँ बाप को काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। एक बच्चा मोल्ड है और वो बहुत फ्रीडम लवर पैदा हुआ है और वो अपने आप की खुद की जो एक यूनिकनेस है उसको एक्सप्लोर करना चाहता है। बट माँ बाप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बाउंड्री में डालने की कोशिश करते हैं, अपने इनसिक्योरिटीज़ और अपनी जो थिंकिंग है उन पे इम्पोज करते हैं। तो क्या आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया है इस एक्सपीरियंस में? या डेफिनेटली स्कूल में हम लोग एवरी डे टू डे चैलेंजेस हमारे पास जब आते हैं, बहुत से पेरेंट्स आते हैं कि ये पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है। और अगर हमने कई बार देखा है कि कई बच्चे
अबव उसके खुद के लेवल से अबव वो कोशिश कर रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है, बट पेरेंट्स नेवर गेट सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड नहीं होते। जबकि हमें पता है एज अ टीचर, हमें पता है कि उस बच्चे की कैपेसिटी इतनी है, बट पेरेंट्स को लगता है कि नहीं ये इससे बेटर कर सकता है, एंड दे नेवर गेट सेटिस्फाइड। इफ द चाइल्ड इज सिक्योरिंग फर्स्ट रैंक भी सिक्योर कर रहा है, फिर भी अरे इसमें 98 क्यों आए, इसमें से 100 आने चाहिए। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स नीड्स टू अंडरस्टैंड द कैपेसिटी ऑफ देयर चाइल्ड, और जो दूसरे अपनी जो एम्बिशंस थी जो वो पूरी नहीं कर पाए, वो बच्चों के ऊपर थोपना बंद करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। और दूसरा पैम्परिंग, ओवर पैम्परिंग बहुत ज़्यादा आजकल बहुत कॉमन हो गई है। ओवर प्रोटेक्टिवनेस ऑफ द पेरेंट्स जो ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं बच्चों के लिए, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। हाँ ठीक है, माहौल सिचुएशंस ऐसी हैं कि उनको प्रोटेक्टिव होना चाहिए, बट ओवर प्रोटेक्टिव ना हो कि अपने बच्चे के अंदर इंसाइट डेवलप करे कि विच वे इज़ राइट फॉर हिम, विच वे इज़ रॉन्ग फॉर हिम, और बच्चा खुद ही डिसाइड कर सकता है कि उसे यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ओवर प्रोटेक्टिवनेस भी कहीं ना कहीं बच्चों की फ्रीडम को किल कर रही है, और ओवर एक्सपेक्टेशंस भी बच्चों के अंदर स्ट्रेस डेवलप कर रही है। वंडरफुल मैम। सो जो भी आज व्यूअर्स में टीचर्स और जो पेरेंट्स ये बातें सुन रहे हैं, आप कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताइए डे टू डे लाइफ में जो हर एक पेरेंट को फॉलो करना चाहिए फॉर अ गुड पेरेंटिंग। पहले मैं टीचर्स के लिए बात करना चाहूँगी। नॉर्मली हमने देखा है सोसाइटी में आज की जो सिचुएशंस हैं, हम एज अ इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, हम देखते हैं कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो टीचर्स बाय चांस हो गए हैं। टीचर्स बाय चॉइस हमको बहुत रेयरली मिलते हैं, क्योंकि अगर कुछ और नहीं बन पाए तो दे आर थिंकिंग चलो एक क्वालिफिकेशन लेकर के टीचर्स बन जाते हैं। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट द पीपल दैट डोंट डू दिस। इफ़ यू रियली वांट टू बी अ टीचर बाय चॉइस, बी दैट। और चलो बाय चांस बन भी गए हैं अगर आप इन केस, तो यू शुड start loving your profession. You should be fully dedicated to that, because teaching is not just a job, it is a responsibility. It is a responsibility to frame a citizen, to frame a child whom you are teaching. आप उसको समझ कर उसको फ्रेम कर रहे हैं, उसकी पूरी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं। दूसरा, मैं पेरेंट्स से फिर से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने एम्बिशंस अपने बच्चों के ऊपर बिल्कुल ना ला दें, उनको इंडिपेंडेंट थिंकिंग का चांस दें। Keep them away from the idiot box mobile specifically. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए। तो इन चीज़ों से अगर दूर रखेंगे तो डेफिनेटली they will be a good parent and they will get a very good child. वंडरफुल मैम, इंटरेस्टिंग। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल बहुत सारे ऐसी टीचर्स हैं जो बाय चांस टीचर बन गए हैं और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि वो किस रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। सो डू यू थिंक कोई एजुकेशन सिस्टम में भी चेंजेस आने चाहिए जो एक सिलेक्टिव टीचर्स, क्योंकि आजकल बीएड करना इज़ वेरी कॉमन, anyone who is not able to do anything, they are like getting B.Ed degree. So what should be the changes you like can? Yeah, definitely the education system should be reformed, especially this professional education system. आप B.Ed डिग्री आप एक ऐसे बंदे को दे रहे हो जो कि आगे जाकर पूरी सोसाइटी फ्रेम करने वाला है। तो you should be selective to teach that person किसे B.Ed डिग्री देना चाहिए। तो द एग्जाम शुड बी डिफिकल्ट वन, दे शुड हैव कंपल्शन ऑफ गोइंग टू कॉलेज एंड अटेंडिंग रेगुलर क्लासेस, बिकॉज व्हेन वी डिड इट एज अ रेगुलर स्टूडेंट्स, सो इट वाज रियली गुड, वी हैव लर्नड अ लॉट व्हेन वी डिड B.Ed, सो इट शुड बी। मैम, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी, माइंड एंड सोल का एक कंसेप्ट है माइंडेल में जो होलिस्टिक वेलबींग की तरफ प्रमोट करता है, और आप भी कहीं ना कहीं उसी सिमिलर सिस्टम पे ही अपने बच्चों को पूरा एक वेलबींग प्रोवाइड कर रही हैं। वहाँ आता है राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन का प्रॉपर बैलेंस, जो हम भी जब काउंसलिंग या कुछ ऐसी पेरेंटिंग एक्टिविटीज़ पे प्रमोट करते हैं तो हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बताते हैं जिसमें राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन आपका प्रॉपर बैलेंस पे डेवलप हो पाए, ताकि लाइफ में लॉजिकली भी एक सिटीजन एक्टिव रहे और इमोशनल इंटेलिजेंस भी उनके अंदर एक्टिव हो। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर ज़्यादा मैम बात करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बचपन में कुछ ऐसा पेरेंट्स के बीच हो गया, रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं लाइफ में, तो उसका एक बहुत ट्रोमैटिक इम्पैक्ट रहता है बच्चे के ऊपर, जो कि बहुत एंड तक, इनफैक्ट आप जब 35-40 ईयर्स तक के भी होगे आपको याद होगा कि आपके बचपन में क्या ट्रॉमा हुआ है आपको। आप इमोशनल इंटेलिजेंस को क्या इम्पोर्टेंस देती हैं और कैसे उस चीज़ का बैलेंस क्रिएट करती हैं? सी, इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग, आप जैसा कि आपने बताया कि कोई ट्रॉमा हो गया,
ट्रॉमा आज हुआ है, कल हुआ है, बट कहीं ना कहीं बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और वो अपने मन में धारणा बना लेता है, एक व्यू बना लेता है कि नो दिस इज नॉट राइट, दिस इज राइट और दिस इज नॉट राइट. तो दैट रियली बिकम्स डिफिकल्ट टू डेवलप देम इमोशनली. वी जस्ट try to counsel them, to talk to them, to make them strong, and that also comes through meditation. That is one of the important part. Meditation अगर बच्चा करे, getting insight into what is really going on inside the mind, उसको read out करे, तो शायद उसमें ज़्यादा इफेक्टिव होगा. वंडरफुल वंडरफुल मैम. मैम ऐसी आपकी कुछ जर्नी में एग्जांपल्स रहे हैं कि आपने जो काउंसलिंग करी एक बच्चे की तो बहुत ही ट्रेमेंडस रिजल्ट्स देखने को मिले? या देयर हैज़ बीन, नाम तो मैं नहीं लूँगी, कुछ पेरेंट्स और बच्चों दोनों की काउंसलिंग रिक्वायर्ड थी. देखिए हम लोग जब आइडेंटिफाई करते हैं तो अभी कोविड के बाद में जब न्यू एडमिशन्स हमारे पास आए तो बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे थे जिसमें बच्चे माइल्ड ऑटिज्म के शिकार थे. ओके. और माइल्ड ऑटिज्म के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है यूसेज ऑफ मोबाइल, टेलीविजन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. तो हम लोग तो एज अ टीचर, वी एज अ काउंसलर, एज अ साइकोलॉजिस्ट, वी कैन आइडेंटिफाई द चिल्ड्रन आफ्टर लुकिंग इनटू देयर डेली हैबिट्स. तो एक बच्चा था जिसके काफ़ी, उसकी सॉफ्ट स्किल्स वेर ऑल्सो नॉट गुड. उसकी सॉफ्ट स्किल्स भी गुड नहीं थी. लाइक खाना खाएगा तो पूरा स्प्रेड कर देगा, पूरे हाथ उसके डर्टी हो जाएंगे, हैंड वॉश करने जाएंगे तो फुली वो कपड़े गीले करके आ जाएगा. ही वॉज नॉट एबल टू मूव ऑन होल्डिंग ऑफ पेंसिल्स. तो देयर वॉज सिचुएशन कि चाइल्ड वॉज सो यंग दैट आई कुड नॉट मेक हिम अंडरस्टैंड. उसको हम नहीं समझा सकते थे. वी अप्रोच टू द पेरेंट. हमने पेरेंट्स को अप्रोच किया. 2 सेशंस, 2 बार द पेरेंट्स मुझसे मिले तो दोनों बार उन्होंने डिनाई कर दिया इस चीज़ को. एंड दे वर नॉट रेडी टू हियर, दे वर नॉट रेडी टू लिसन. देन ग्रेजुअली आई हैड अ टॉक विद द टीचर. मैंने टीचर को गाइड किया कि हाउ शी हैज़ टू help the child and she started working, but still हम लोग को काफ़ी दिनों तक रिजल्ट नहीं मिल रहे थे बिकॉज स्कूल में तो बच्चा 6 घंटे रहता है. बाकी जो 18 आवर्स वो पेरेंट्स के साथ गुजारता है, वहाँ पर पेरेंट्स को काम करना बहुत ज़रूरी है. देन अगेन आई माई सेल्फ अप्रोच टू द पेरेंट. मैंने खुद उनको फिर से कॉल किया. मैंने कहा मैडम प्लीज़ कम टू अस, आई रियली वांट टू टॉक टू यू इन फेवर ऑफ योर चाइल्ड. फिर पेरेंट्स आए एंड द फादर ऑल्सो केम. फिर उनको लगभग 1 से 1.5 घंटा मुझे लगा. मैंने उनको एक्सेप्टेंस कराया. देखिए एक्सेप्टेंस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. किसी भी चीज़ की कमज़ोरी में अगर आप वीक हैं, अगर आपने उसको एक्सेप्ट किया तभी आप कमिट करेंगे कि आप उसको वर्कआउट करके उसके ऊपर एराडिकेट करेंगे. तो उस दिन जब पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया, द पेरेंट्स एक्सेप्टेड एंड देन मदर केम कंटिन्यूसली टू मी फॉर 2 months. 2 महीने लगातार वो वीकली या फोर्टनाइटली मेरे पास आती रही. आकर उन्होंने सेशंस मेरे साथ में बात की एंड आई टोल्ड हर सब टेक्निक्स. उनको कुछ टेक्निक्स बताई एंड शी लिटरली फॉलोड एंड शी सिंसियरली फॉलोड द थिंग्स एंड टुडे देयर इज ग्रेट डिफरेंस इन द चाइल्ड. वंडरफुल. एंड इट वॉज माइल्ड, तो इट कुड बी इरेडिकेटेड. बहुत माइल्ड ऑटिज्म था तो वो इरेडिकेट हो गया. ऐसे 2-3-4 एग्जाम्पल्स हमारे साथ हैं. तो पहली चीज़ तो एक्सेप्टेंस है, फिर उसके बाद में कमिटमेंट आता है. अमेजिंग मैम, अमेजिंग मैम. जस्ट क्यूरियस टू नो कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि जो ऑटिज्म, क्योंकि आई हैव ऑल्सो फेस्ड फ्यू एक्सपीरियंसेस जहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा माइल्ड ऑटिज्म होता है, तो क्या आप ऐसी टेक्निक्स अपनाते हैं? देखिए पहली चीज़ तो है आप आइडेंटिफिकेशन में है कि बच्चा कभी आई कांटेक्ट नहीं करता. ओके. आइडेंटिफिकेशन जब आपका, तो आप जब भी बात करने जाओगे बच्चा इधर उधर देखेगा, आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेगा. होल्डिंग, हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं बच्चों को, उसका पेंसिल होल्डिंग प्रॉपर नहीं होता. वो पेंसिल होल्ड नहीं कर पाता, गलत तरीके से होल्ड करता है. फिर लिखने में या तो वो बहुत स्लो राइटर है या फिर लिखने में कितना भी कोशिश करने के बाद उसके फॉर्मेशन सही नहीं होते हैंड राइटिंग के. तो ये आइडेंटिफिकेशन के होते हैं. और जो टेक्निक्स हम उनको बताते हैं, तो टेक्निक्स पहले हम शुरुआत करते हैं आई कॉन्टैक्ट से. कुछ नहीं, जस्ट द पेरेंट और द टीचर हैज़ टू होल्ड द हैंड ऑफ द चाइल्ड. स्टार्ट करना है 30 सेकेंड से और उसको आई कॉन्टैक्ट करने लगाना है. फिर ग्रेजुअली उस टाइम को थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट्स उसको आई कांटेक्ट करके डेली बिठाना है. एंड स्क्रीन टाइम बच्चे का मिनिमाइज करना बहुत ज़रूरी है. मिनिमाइज क्या, इट शुड बी 0. स्क्रीन टाइम हमें 0 करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना वर्क कर रहे हैं उस पर, आप जो थेरेपीज पे काम कर रहे हैं, अगर आपने स्क्रीन टाइम दे दिया तो वो रिवर्स हो जाएगा. तो उसके इफेक्ट्स रिवर्स हो जाते हैं.
वंडरफुल मैम, इंटरेस्टिंग। सो मैम, जैसे आपने बताया स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ा इशू है ये एक्चुअली, और डेली बेसिस पे जो पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग होते हैं, कई बार उन्हें लगता है कि बच्चा बहुत बातें कर रहा है या अटेंशन चाहिए उसको, तो हमें काम करने को नहीं दे रहा है, तो वो फ़ोन पकड़ा देते हैं कि भाई तुम उसमें ही बिजी रहो, एंड सो दैट वी कैन डू आवर वर्क एंड चोर्स। सो पेरेंट्स जो सुन रहे हैं ये चीज़, व्हाट शुड बी द आइडियल स्क्रीन टाइम फॉर अ चाइल्ड, एंड कोई ऐसा एज है कि वहाँ तक, जैसे 8 to 10 ईयर्स तक किसी को भी फ़ोन नहीं देना चाहिए किसी बच्चे को, ऐसा कुछ आप रिकमेंड करते हैं? वैसे नॉर्मली तो आई वुड रिकमेंड कि 0 शुड बी द स्क्रीन टाइम फॉर द चिल्ड्रन, बट एज द नीड ऑफ द डे, कहीं कहीं ज़रूरत है लर्निंग में, बट यंगर चिल्ड्रन अप टू 5-6 ईयर्स तो आई डोंट सपोर्ट दैट दे शुड बी गिवन फ़ोन तो देना ही नहीं चाहिए। आप उनको बुक्स दीजिए ना, आप उनको कलर्स दीजिए, आप उनको ड्राइंग करने के लिए ड्राइंग बुक्स दीजिए, स्केच बुक्स दीजिए, गिव देम एम्पल अमाउंट ऑफ बुक्स, द चाइल्ड विल नॉट मूव टूवर्ड्स द मोबाइल। आई हैव सीन द चेंजेस, मैंने खुद ऑब्जर्व किए हैं, पेरेंट्स ने एडमिट किया है, मैंने बुक सेट्स गिफ्ट किए, पेरेंट्स को बोला कि आप ये बुक्स बच्चों को ला कर दीजिए और आप मोबाइल बंद कर दीजिए, दे स्टॉप्ड यूजिंग मोबाइल। आई वुड से 0 मोबाइल टाइम। एक टाइम है, एक टाइमिंग होती है कि यस उनको ज़रूरत है कभी कुछ लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। नाउ-अ-डेज़ डिजिटल एजुकेशन हो गया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें टीचर्स वीडियोस पे शेयर करती है, तो ठीक है देखना है, बट देयर शुड बी अ लिमिट, अ टाइम लिमिट शुड बी डिसाइडेड एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे कैन वर्क। वंडरफुल मैम। कॉग्निटिव मेमोरी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब हम बात करें तो आई गेस 5 to 6 ईयर्स तक ही एक बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है, उसके बाद इतने ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आ पाते हैं। और इंडियन जो हमारा एक वैदिक फिलॉसफी है, और आप भी उस चीज़ को बहुत फॉलो करते हैं, जैसे संस्कृत के श्लोकाज आप अपने स्कूल में प्रमोट करते हैं, 5 तत्वों की हर जगह बात हुई है। और बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक बच्चे के हाथ और पैरों की सेंसरी को एक्टिव करें, कलर्स के थ्रू आप उनको एक्टिव करें, नेचर में लेकर जाएं, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो ऐसी कोई चीज़ें आपने अपनी स्कूल्स में और डेली एक्टिविटीज़ में ऐड ऑन करी हैं? या डेफिनेटली हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? नर्सरी में हम लोग बच्चों को सैंड राइटिंग से स्टार्ट करते हैं। सैंड के जो स्मॉल ग्रैनुअल्स होते हैं, वो जब इनके टिप्स पर टच होते हैं तो यहाँ पर उनका डेक्सटेरिटी डेवलप होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स उनके डेवलप होते हैं, दे बिकम मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस टचिंग थिंग्स। तो हमारा फर्स्ट स्ट्रोक, हम डायरेक्टली वी डोंट गिव देम पेंसिल, हम उनको डायरेक्ट पेंसिल नहीं देते, पहले आइडेंटिफिकेशन और रिकॉग्निशन होता है, उसके बाद में बच्चा सैंड पर लिखता है। वी हैव सैंड पिट्स इन आवर क्लासरूम्स। बच्चा सैंड पर लिखना शुरू करता है। एक बार सैंड पर उसका स्ट्रोक क्लियर हो गया, उसके बाद में वी गिव देम गीली मिट्टी। हम गीली मिट्टी का सेक्शन उनको देते हैं, तो उसमें वो फॉर्मेशंस बनाना शुरू करता है, और फिर उसके बाद में एयर में वो स्ट्रोकिंग करता है। एंड देन अल्टीमेटली देन वी गिव देम वैक्स क्रेयॉन्स टू राइट, एंड देन लास्ट फाइनली उनको पेंसिल देते हैं। तब तक उनके फॉर्मेशंस एक्यूरेट होने लग जाते हैं, कॉन्क्रीट होने लग जाते हैं। वंडरफुल वंडरफुल मैम। सो आई गेस ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ पेरेंट्स भी अपना सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, कि मिट्टी, धूप, हवा, पानी और धरती, इस चीज़ को आपको अपने बच्चों को डेली बेसिस में कांटेक्ट में लाना चाहिए। और मेडिटेशन ऑब्वियसली आपका स्पेस एलिमेंट एक्टिव करता है, जो कि आपके यूनिवर्स से अलाइनमेंट बढ़ाता है। तो मैं भी उस चीज़ को प्रमोट करती हूँ, एंड आई एम लाइक सो मच ग्रेटफुल कि आप भी उस फील्ड में हैं, एंड वी आर शेयरिंग द सेम विजन की जब बात करें मैम, आगे चल के आप ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ और इवेंट्स करने वाले हैं? आपका क्या आगे का विजन है दैट यू वांट टू like explore and like promote this awareness for children and teachers? Yeah, definitely we are into it, and हम लोगों का जो सेशन स्टार्ट होता है, हमारा सेशन स्टार्ट होता है विद्यारंभ संस्कार से। हमारा गायत्री परिवार के साथ में एक कोलैबोरेशन है, जो गुरु पूर्णिमा पर, जुलाई के मंथ में जब गुरु पूर्णिमा आती है, तब हम बच्चों का विद्यारंभ संस्कार करवाते हैं, जो बच्चे पहली बार स्कूल आते हैं, स्पेसिफिकली फॉर किंडरगार्टन चिल्ड्रन। तो वहीं से उनके अंदर एक इनकलकेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद में हम लोग वेरियस वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। माइंडेल की भी वर्कशॉप हमारे लास्ट सेशन में ऑलरेडी हो चुकी है। दिस टाइम अगेन वी आर प्लानिंग टू कीप वन वर्कशॉप एवरी मंथ। वी विल रिक्वेस्ट यू टू कीप इट, बिकॉज वंस इन अ मंथ वी हैव अ बैगलेस डे। हमारे यहाँ मंथ में एक डेट पर, पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट पर एक बैगलेस डे होता है। उस दिन हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज बच्चों की करते हैं जो उनको नॉट एन एकेडमिक्स में तो ऑलरेडी वो लोग पूरा मंथ चल ही रहे हैं। इस एक दिन हम उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे स्पेसिफिकली काम करते हैं। तो इसमें बाल संस्कार शाला भी
काफ़ी हद तक के काम करती है। दूसरा, वी विल डेफिनेटली कंडक्ट सम मोर वर्कशॉप्स रिलेटेड टू लेफ्ट एंड राइट ब्रेन एक्टिवेशन एंड सो मेनी एल्स। इंटरेस्टिंग मैम, वंडरफुल। मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी में अगर हम नींव पे काम कर लें तो पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ में। हम स्पिरिचुअली सिटीजन्स को बेसिक से ही अगर एक स्पिरिचुअलिटी का पाथ दे देते हैं तो आई गेस इंडिया एंड द वर्ल्ड विल गेट द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। आई वुड वांट यू टू शेयर योर लाइक विजन एंड लेसन्स जो आप चाहते हैं कि व्यूअर्स सुने, खास करके बच्चे भी जो आजकल बहुत परेशान हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं मैम जो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मोड में जा चुके हैं, ऑलरेडी एक एज गुजर चुकी है 13, 14, 15 ईयर्स के, जो आसपास अपने उस इमोशनल अवेलेबिलिटी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं एंड दे फील लोनली एंड समटाइम्स दे आर अनएबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, और इस चक्कर में वो गलत रास्तों पे भी जाते हैं। और आजकल के बच्चे जैसे जेनजीज खास करके ड्रग्स और इन सब में भी बहुत जा रहे हैं। ऐसा कोई बच्चा जो आज आपको सुन रहा हो मैम, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली बच्चों से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि टॉक टू समबडी whoever is around, जो भी अवेलेबल है आप उनसे बात कीजिए। पहली रिक्वेस्ट तो पेरेंट्स से है कि अपने बच्चों को समझें, टाइम दें, बिकॉज एज अ पेरेंट आप देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका बच्चा प्रॉब्लम में है और ये आपको करना ही चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और बच्चों से कहेंगे कि अगर हार नहीं मानना है, आज का टाइम में बीत जाएगा, हो सकता है नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वी कैन ट्राई, वी ऑलवेज हैव अनदर ऑप्शन। और मैं तो हमेशा एज अ करियर काउंसलर भी, आई वर्क एज अ करियर काउंसलर ऑल्सो फॉर माई चिल्ड्रन, तो मैं तो उनको हमेशा कहती हूँ कि डोंट जस्ट रिलाई अपॉन वन प्लान, हैव प्लान ए बी सी। प्लान ए वर्कआउट नहीं करेगा तो बी करेगा, बी नहीं तो सी करेगा। और इतनी अपॉर्चुनिटीज है हार्ड वर्क करने के लिए, हार्ड वर्क करने वालों के लिए। हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूशन। हार्ड वर्क अगर आप करेंगे, माइंडफुलनेस से अगर आप काम करते हैं तो इतनी अपॉर्चुनिटीज है वर्ल्ड में कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेंगे। जस्ट बी माइंडफुल व्हाट यू आर डूइंग। एंड एक चीज बोलूंगी कि चूज द प्रोफेशन व्हाट यू लव। जो आप पसंद करें वो प्रोफेशन आप चूज करें। और बाय चांस अगर आपने ऐसा चूज कर लिया तो स्टार्ट लविंग दैट प्रोफेशन, यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल वन डे। वंडरफुल, वंडरफुल मैम। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक नया एरा स्टार्ट हुआ है, उससे करियर्स में बच्चों के लिए जो ऑलरेडी एक फील्ड में है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कैसे उस चीज़ को यूटिलाइज करके वी कैन गेट सक्सेसफुल इन लाइफ? See, it has both the phases. Every coin has two phases. AI का positive impact भी है और negative impact भी है। Positive तो है definitely. All world is behind that. AI के पीछे है, हम better से better चीज़ें हम उससे create कर रहे हैं, बना रहे हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट, बिकॉज मैं टीचर हूँ तो मैं नेगेटिव इम्पैक्ट की बात ज़रूर करूँगी, क्योंकि इट इज़ किलिंग क्रिएटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। आज हम देख रहे हैं ना, बच्चे चैट जीपीटी से आंसर्स बनाकर ला रहे हैं। इफ़ यू आर गिविंग देम समथिंग टू राइट इंडिपेंडेंटली, हमने कुछ टॉपिक दिया क्रिएटिव राइटिंग में, तो वो चैट जीपीटी से लिखवा के लेकर आ रहे हैं। एंड इट इज़ आइडेंटिफाइबल। कहीं ना कहीं उनकी सोच एक लिमिट हो जा रही है। ठीक है, एज अ करियर पार्ट, तो इफ़ यू आर इनटू इट, इफ़ यू आर नो कोडिंग, इफ़ यू लर्न कोडिंग, तो यू विल डेफिनेटली शाइन लाइक अ स्टार। कोई लिमिट नहीं है। आजकल क्वालिफिकेशंस, कॉलेजेस मैटर नहीं कर रहे हैं, जस्ट योर नॉलेज एंड योर कैपेबिलिटीज इज मैटरिंग। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट, बट I hope that AI should not kill the creativity of the individuals, and we should stick on our own thoughts. वंडरफुल मैम। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी। इट्स अ वेरी कॉमन टर्म पीपल आर यूजिंग कि टुडे आई एम फीलिंग स्ट्रेसफुल, आई एम फीलिंग डिप्रेस। बहुत ही कॉमन हो गया है ये टर्म। एंग्जाइटी भी एक बहुत कॉमन वर्ड हो गया है जो लोग बहुत ईजिली यूज़ कर रहे हैं। कोई भी बच्चा या एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी जब बहुत ज़्यादा प्रेशर लेता है, बहुत स्ट्रेस्ड फील करता है, तो उस वक्त कौन से ऐसे बहुत क्विक स्टेप्स हैं जो आप सजेस्ट करेंगे दैट दे शुड फॉलो एंड गेट आउट ऑफ इट? See, I am a teacher. I can't tell some yoga tips. I can tell you what is stress. Stress है क्या? ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, and then overthinking about those things. अगर मैं किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकती और मैं उसी के बारे में बार बार सोच रही हूँ, तो that makes me stressful. That brings me anxiety. Wait for a while, the time will pass and you will get out of that.
कुछ चीज़ें हैं लाइक belly breathing is one of the thing that can help you to come out of that anxiety, and it is tested also. Belly breathing, you must be knowing, breathing with the nose up to belly and then breathing out. That is one of the exercise that you can do, meditation exercises that you can do to get out of that stress. And the other thing is, let the time pass, the stress will also pass away. And everything will be fine. Just think that everything will be fine and everything is destined to be. These things we have to keep in mind. So well said, ma'am. Well said. So मैम, आप इतना कुछ कर रहे हैं, बट आपके बारे में हमने नहीं पूछा कि आप ऐसी कौन सी डेली एक्टिविटीज करते हैं टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, एंड डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन एंड अफर्मेशंस, मैम? Yeah, definitely. Affirmation is something. खराब टाइम तो सबके साथ आता है. We are also going through bad time. But still we affirm that yes, everything will be fine. हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. Just keep going on. Never stop. Keep going on and do whatever you do. Do it mindfully. आप जो कर रहे हैं उसको mindfulness से करें. रुके नहीं, चलते रहें. चीज़ें ठीक अपने आप ठीक हो जाएंगी. वंडरफुल मैम. मैम, स्क्रीन टाइम की जब हम बात करते हैं, आई वुड वांट यू टू गिव अस क्विक 3 स्टेप्स जिससे एक पेरेंट अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम रेगुलेट कर सकता है. या डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप शुड बी अ टाइमर. बच्चों को या पेरेंट्स को टाइमर लगा देना चाहिए, हार्डली लाइक 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का. और सेल्फ डिसिप्लिन दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही टाइमर बजा, द चाइल्ड शुड कीप द मोबाइल अवे. ये उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए. दूसरा है रेगुलेशन होना चाहिए कि क्या वो देख रहे हैं, इस पर फिल्टर होना चाहिए. और डिजिटल रेगुलेशन. और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन. पेरेंट्स शुड ऑब्जर्व व्हाट द चाइल्ड इज सीइंग इन द मोबाइल. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. मैम, यूएसए में जैसे अभी आपने रेगुलेशन की बात करी, डिजिटल रेगुलेशन ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है. डू यू थिंक इंडिया में भी ऐसे सिस्टम्स आने चाहिए कि कुछ एज तक एक रेगुलेशन मेंटेन रहे? या डेफिनेटली इट शुड बी. अब देखिए, आप मूवीज पहले सेंसर बोर्ड होता था, कितना स्ट्रॉन्ग था. दे यूज्ड टू डिसाइड कि मूवीज थिएटर्स में क्या दिखाया जाना चाहिए, क्या नहीं. एक भी अगर अब्यूसिव कंटेंट होता था तो उसको कट करके फिर थिएटर्स में मूवीज आती थी. आज सोशल मीडिया, वेब सीरीज में सारी चीज़ें अवेलेबल है. इस हद तक अवेलेबल है कि बच्चे वहाँ से सीख करके और ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लाइफ में और अपने आप को कूल समझते हैं. दे कंसीडर इट अ ट्रेंड. सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज एब्यूसिव लैंग्वेजेस की. छोटे छोटे बच्चे जिनको उस लैंग्वेज का, उस शब्द का मीनिंग भी नहीं पता, उसको अपने लाइफ में यूज़ करके, अपने फ्रेंड्स के साथ में यूज़ करके कूल बन रहे हैं. इट इज़ रियली रियली वरिंग. बहुत चिंताजनक विषय है. मैम, अब्यूसिव होने की आपने जब बात करी, तो ऐसे ही चाइल्ड अब्यूज़ भी एक बहुत बड़ा इशू है. कुछ बच्चे जो थोड़े सहमे हुए रहते हैं, इंट्रोवर्ट रहते हैं, उनके साथ अब्यूज़ होता है स्कूल्स में, कोचिंग्स में, और जो विक्टिम है मेन, वो खुल करके बाहर भी नहीं आ पाते. तो ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया या फेस किया? या ऐसे सिचुएशंस देखी हैं, कई बार जाना है. जो सीधा साधा बच्चा होता है, बाकी सारे बच्चे मिलकर उसको बुली करते हैं. किसी भी मैटर पे बुली करते हैं. मे बी उसके अपीयरेंस पे भी हो सकता है, उसके फिजिकल इस पर भी हो सकता है, फिजिक पर भी हो सकता है. और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो बच्चा किसी से शेयर नहीं कर पाता. और मुझे तो आश्चर्य होता है कि पेरेंट्स कैसे नहीं समझ पाते कि उनका बच्चा किसी परेशानी में है. पेरेंट्स के पास इतना समय नहीं है. पेरेंट्स अपने आप में इतने मग्न है कि उनको पता नहीं चलता कि उनका बच्चा अंदर, उसके बच्चे के अंदर द्वंद चल रहा है, वो किस चीज से गो थ्रू हो रहा है. पेरेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. दिस इज रियली annoying. चिंता का विषय है. बट वी आर ऑलवेज ओपन. हम लोग क्लास में अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम बच्चों को बुलाकर बात करते हैं, एंड दे कम अप. और आश्चर्य होता है जानकर कि ऐसी ऐसी चीज़ें. एक बच्चा है जो दूसरे बच्चे से अब्यूज़ हो रहा है, और वो जो अब्यूज़ कर रहा है, वो बच्चा कहाँ से सीख कर रहा है? यूट्यूब के शॉर्ट्स से. मतलब ऐसी चीज़ है. मैं वो शेयर तो नहीं करूँगी इंसिडेंट आपसे, बट वो बच्चा रेगुलरली उससे अब्यूज़ हो रहा है. व्हेन वी कॉट देम इन द वॉशरूम, तो वी कॉल्ड, हम बुला करके फिर उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं. पेरेंट्स को पता ही नहीं है, ना तो वो अब्यूज हो रहा है, उस बच्चे को पता है, उस बच्चे के पेरेंट्स को भी नहीं पता कि वो अब्यूज हो रहा है, और ये जो कर रहा है इसको भी नहीं पता. तो ये बहुत चिंता का विषय है. बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू अवेयर द पेरेंट्स. मैम, जब आप ऐसी बातें कर रहे हैं, दिमाग में ऐसा भी चलता है कि सिर्फ यूट्यूब और सीरीज़ की वजह से भी कई बार बच्चे वो नहीं सीखते. जो पेरेंट्स खुद फॉलो करते हैं, बच्चा वही देख करके करता है. अगर आपको अपने बच्चे को कुछ सिखाना है, नया कुछ हैबिट इनकलकेट करानी है, तो आपको पहले वो खुद फॉलो करना चाहिए, ताकि बच्चा शांति से खुद वो चीज़ ऑब्जर्व करे और उसे फॉलो करे. एंड लिटरली यू वोंट बिलीव,
पेरेंट्स ही इतने ज़्यादा अनकॉन्शियस हैं आज की डेट में. दे आर यूजिंग सच वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ देयर चिल्ड्रन कि ना चाहते हुए भी बच्चा वो सीखता ही जा रहा है. या डेफिनेटली एक पेरेंट, एक टीचर, एक फादर, एक मदर बच्चे के लिए एक आइडल पर्सन होता है, आदर्श होता है. एक यंग एज में वो आइडेंटिफाई करेगा कि अच्छा पापा ने किया मतलब ये तो सही होगा. वो एक्सेप्टेबल बिहेवियर मान लेता है. मम्मा कर रही है तो ठीक ही होगा. पेरेंट्स के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ क्वारल्स है, उनके बीच में कुछ लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ये बिहेवियर देखकर भी बच्चा कई बार इस चीज़ों को ऑथेंटिकेट कर लेता है. जेंडर सेंसिटाइजेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन दिस. अगर घर में अगर फादर मदर को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, घर की फीमेल मेंबर्स को रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली सोच लेता है कि नो दे डोंट डिजर्व रेस्पेक्ट आउटसाइड. और जो क्राइम्स आज सोसाइटी में हो रहे हैं इसके लिए ये बहुत बड़ा फैक्ट है. मैम आगे चल के प्लेटफॉर्म्स लाइक आर्स पेरेंट्स की भी काउंसलिंग जो सबसे ज़्यादा, जैसा कि मैंने कहा बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की इम्पोर्टेंट है. आई थिंक वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. वी शुड फर्स्ट गिव देम दैट अवेयरनेस कि अगर आपको चाइल्ड बर्ड्स की तरफ जाना है तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, यू शुड फील रिस्पॉन्सिबल एंड यू शुड बिकम अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, ताकि आप अपने बच्चों के ऊपर वो चीज़ आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएँ. सो आई गेस उन चीज़ों को हम दोनों मिलकर के कुछ एक डिफरेंट टर्न दे सकते हैं एंड प्लेटफॉर्म्स लाइक आवर्स कैन प्रमोट सच अवेयरनेस. मैम हमने स्क्रीन टाइम की बात करी, तब आई वुड वांट टू ऐड टू इट कि आजकल फोकस और अवेयरनेस की कमी हो चुकी है. एक फोकस स्पैन, एक अवेयरनेस का जो एक इंसान के अंदर एक रेजिलियंस पावर होती है, एक स्ट्रेंथ होती है, वो आजकल के बच्चों में नहीं देखने को मिल रही है. व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? See, reason is loneliness, अकेलापन. आज बच्चों के फ्रेंड्स कम हैं. नॉट ओनली बच्चों के ही नहीं, हमारे भी बहुत कम है. वी आर नॉट सोशल इनफ. पहले हम लोग सोशल गैदरिंग में हम लोग जाया करते थे, पेरेंट्स के साथ में, रिलेटिव्स में जाया करते थे. 8-8 दिन हम लोग छुट्टियां मनाया करते थे पेरेंट्स के साथ. आजकल किसी के पास टाइम नहीं है. और सबसे मज़ेदार बात ये है कि आज सोशल मीडिया पे जिसके 2000 फ्रेंड्स हैं, एक्चुअल में उसका एक फ्रेंड भी नहीं है. तो वी नीड टू सोशलाइज आवर चिल्ड्रन. फिजिकल का इंटरेक्शन उनका लोगों के साथ बढ़े, दोस्तों के साथ वो खेले, जाए, इंटरेक्ट करे. और ये ही सोसाइटी जो होती है, ये जो फिजिकल इंटरेक्शन विद पीपल होता है, ये आपके अंदर रेजिलियंस डेवलप करती है. आप जब लोगों को फिजिकली देखते हैं कि यस ही हैज़ गॉन थ्रू सच थिंग, यस मेरा तो छोटा सा इशू है, इसके साथ में इससे बड़ा इशू हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक रेजिलियंस की तरफ डेवलप करती है. ऑफ कोर्स आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं इतनी कि आसपास लोग ही नहीं है. हमारे आसपास लोग ही नहीं है शेयर करने के लिए. पहले हमारे पास दादा दादी, नाना नानी होते थे जिनकी कहानियां सुनकर हम लोग काफ़ी अपना टाइम स्पेंड करते थे और काफ़ी सारी चीज़ें भी सीख जाते थे. बट आज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे अंदर. सो ट्रू मैम, वेल सेड, वेल सेड. सो मैम दिस इज़ द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट. आप कुछ ऐसा एक मैसेज देना चाहते हैं आज के व्यूअर्स को जो आज ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं? व्यूअर्स से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि बी सोशल, कीप चेक ऑन योर चिल्ड्रंस बिहेवियर, कीप टॉकिंग टू देम, कम्युनिकेशन बढ़ाएं, कम्युनिकेशन गैप को बढ़ने ना दें. आपस में एक दूसरे का रिलेशनशिप ऐसा रखें कि आपके बच्चे आपको देखकर जो सीख रहे हैं वो सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल हो. टीचर्स के लिए मैसेज मैं दे ही चुकी हूँ. इट इज़ नॉट अ जॉब, इट इज़ अ responsibility of framing the citizens of the country. Wonderful, ma'am. It is like great having you over here, ma'am. Again, thank you so much for being our family, and of course, we'll do a lot of things together. So this is just a small gesture from Minddale, ma'am. It was great having you over here, and together we will promote conscious living. Thank you so much, ma'am.